everyone, this is Dr. Kajal welcoming you to the journey from Mohan to Mahatma, the narration of Mahatma Gandhi's autobiography, the story of my experiments with truth. ब्लैक प्लेग के आगे की अपनी जिंदगी के बारे में गांधी जी लिखते हैं कि ब्लैक प्लेग के बाद में वहाँ के गरीब भारतीयों के मन में मेरा प्रभाव और ज्यादा बढ़ गया, साथ ही मेरा कामकाज भी बढ़ गया और जिम्मेदारी भी। एक बार एक सफर पर जाने के पहले मिस्टर पोलक ने मुझे रस्किन की अनटू दिस लास्ट यह किताब दी। इस किताब ने मानो मेरे ऊपर जादू कर दिया। पूरी रात भर में सो नहीं पाया और पूरा सफर मैं यह किताब पढ़ रहा था। इस किताब को आगे चलकर मैंने गुजराती में सर्वोदय इस नाम से ट्रांसलेट भी किया। स्पेशली इस किताब में के 3 तत्व मुझे मेरे बहुत करीब लगे। पहला वाला कि कम्युनिटी के या सभी लोगों के भलाई में ही व्यक्ति की भलाई होती है। दूसरा, अगर एक बैरिस्टर और एक बार्बर दोनों भी अपना जीवन चलाने के लिए काम करते हैं तो उनके दोनों के कामों का वैल्यूएशन सेम होता है। और तीसरा, एक मेहनत करने वाले व्यक्ति का जीवन ही जीने के लायक होता है, आदर्श होता है, फिर वह चाहे एक किसान का जीवन हो या एक मजदूर का जीवन हो। यह मेरे ऊपर इतना प्रभाव कर गया कि मैंने निर्णय लिया कि मैं मेरे जीवन में कुछ चेंजेस लाऊंगा। मैंने यह डिसाइड किया कि इंडियन ओपिनियन का जो हमारा प्रेस था उसे मैं एक खेत में शिफ्ट करूंगा। इसके बारे में मैंने मेरे लोगों से बातचीत की, वे भी उसके लिए तुरंत तैयार हो गए। लगभग एक ही हफ्ते में 1000 पाउंड्स में हमने 100 एकड़ जमीन खरीदी और इंडियन ओपिनियन का ऑफिस और प्रेस हमने वहां पर शिफ्ट किया। इस प्रेस के आजू बाजू में 3-3 एकड़ के हमने प्लॉट्स बनाए। उद्देश्य यही था कि एक एक व्यक्ति वहां पर काम करेगा, मेहनत करेगा, अपना जीवन चलाएगा और खाली समय प्रेस के लिए देगा। इसी के साथ में ये जो सेटलमेंट था उसे हमने फनिक्स सेटलमेंट नाम दिया। धीरे धीरे फनिक्स सेटलमेंट एक छोटे गांव से बड़ा गांव बन रहा था। कई लोग यहाँ पर आके सेटल हुए। इन सारे प्लॉट्स में से एक प्लॉट मेरे हिस्से में भी आया था। मैंने यही सोचा कि बैरिस्टर के काम से रिटायर होके बाद में की अपनी जीवन यात्रा मैं यहाँ मेहनत करके कंटिन्यू करूँगा। लेकिन इंसान जैसा सोचता है वैसा होता नहीं है। भगवान की योजनाएं हमारे लिए कुछ अलग और शायद बेहतर होती है। मैं जो सोच रहा था उसके बिल्कुल विरुद्ध दिशा में मेरा जीवन चल रहा था। आगे चल के मुझे यह ध्यान में आया कि जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है और भगवान की भी यही योजना होती है, क्योंकि सादगी भरे जीवन के इस माहौल में या इस जाल में मैं यदि फंस जाता था तो मेरा जीवन कुछ और ही होता था। इसके बारे में विस्तार से हम अगले कुछ चैप्टर्स में बातचीत करेंगे। इसी दरम्यान मैं यहाँ साउथ अफ्रीका आकर मुझे लगभग 1 साल हो चुका था। आने के पहले मैंने अपनी पत्नी को वचन दिया था कि साल भर में ही मैं वापस आ जाऊंगा, लेकिन अब मुझे यह संभव नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने उसे ही साउथ अफ्रीका बुला लिया। उस सफर में मेरे 3 नंबर के बेटे रामदास का हाथ शिप के कैप्टन के साथ में खेलते समय टूट गया। वहां आने के बाद में मैंने उसे अर्थ ट्रीटमेंट दिया। लगभग 1 महीने के बाद उसके हाथ का जख्म ठीक हो गया। मेरे इस प्रयोग से और अन्य कुछ प्रयोगों से मेरा घर के इलाजों में विश्वास बढ़ गया और मैं ऐसे कई एक्सपेरिमेंट्स करने लगा। आज मुझे ये सारे प्रयोग बहुत रिस्की लगते हैं, लेकिन जब तक मैं साउथ अफ्रीका में था तब तक मुझे इनमें कुछ भी रिस्क नहीं लगती थी। रस्किन की किताब का ऐसा कुछ प्रभाव हुआ कि हमारे ऑलरेडी जो सादगी भरा जीवन था उसमें और सादगी लाने की हमने कोशिश की। जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा शारीरिक मेहनत के प्रति मेरा लगाव बढ़ गया। हमने डिसाइड किया कि ज़्यादा से ज़्यादा काम हम खुद ही करेंगे। बाहर से ब्रेड खरीदने की जगह मैंने एक हैंडमिल खरीदा और हम आटा घर पे ही पीसने लगे। मेरे बच्चों को भी यह बहुत अच्छा लग रहा था। एक तरीके से उनके लिए यह टाइम पास भी हो गया था और एक खेल भी हो गया था। जब भी उनका मन करता वे आकर इस काम में मदद करते। बच्चे धीरे धीरे कामों में ट्रेन हो रहे थे, स्वावलंबी बन रहे थे।
मानो एक तरीके की उनकी शिक्षा ही चल रही थी। और ये काम करते हुए वे हमेशा खुश रहते थे, कभी जबरदस्ती नहीं करनी पड़ी। इनफैक्ट बाकी बच्चों की तरह यह काम करने में उन्हें ना तो शर्मिंदगी महसूस होती, ना तो थकान। और इसी तरीके से हमारा जीवन वहाँ पे चल रहा था। हमारे जोहान्सबर्ग के घर में वैसे तो कोई बीमार नहीं पड़ता था, पर यदि कोई बीमार हो जाए तो बच्चे उनका बहुत अच्छे से नर्सिंग करते थे। लेकिन एक बात अवश्य है कि मैं जैसा सोचता था वैसा लिटरेरी एजुकेशन मैं मेरे बच्चों को नहीं दे पाया। मेरी इच्छा बहुत थी कि मैं खुद उन्हें पढ़ाऊं, और उसके लिए मैं रोज उन्हें ऑफिस भी लेकर जाता था। जाते आते समय में मैं उनके साथ बातें भी करता था, और लगभग 5-1 मील हम लोग चलते थे। इससे उनकी अच्छी एक्सरसाइज भी होती थी। पर यह भी सच है कि यदि मैं रोज सीरियसली 1 घंटा उन्हें पढ़ाता तो उनका आइडियल एजुकेशन हो जाता था। मेरे बड़े बेटे हरीलाल, जो कि इंडिया में बड़ा हुआ, उसे छोड़कर मेरे बाकी सारे बच्चे इस डिसिप्लिन में जोहान्सबर्ग में बड़े हुए। लेकिन लिटरेरी एजुकेशन प्रॉपर नहीं हो पाया, इसके बारे में मेरे बड़े बेटे हरीलाल ने मेरे पास पर्सनली और प्रेस के पास ओपनली नाराजगी भी जताई थी। बाकी बच्चों ने यही समझा कि यह असफलता शायद हमारे लिए अटल थी। लेकिन मुझे यह पता है कि मैंने जो कुछ भी किया मेरे बच्चों के कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए किया। हाँ, यह बात ज़रूर है, और इस बात का मुझे हमेशा अफसोस रहेगा कि मैं एक आदर्श पिता नहीं बन पाया। पर उन्हें अच्छी बातें सिखाने के लिए, उनका कैरेक्टर बनाने के लिए मैं कभी भी नेग्लिजेंट नहीं रहा। तो आज हम यहीं रुकते हैं। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब इट। सी यू टुमारो। थैंक यू।